एक्चुअली जो बिगम मेथड है वो आपका आर्टिफिशियल जहाँ वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर यूज होता है। जो बिगम मेथड है वो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल्स में इस्तेमाल होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं तो हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जब आपका इक्वल टू साइन होता है। जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें से जो इक्वल टू साइन होगा वहाँ पर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए LPP in which constants may also have greater than or equal to and equal to signs after ensuring that all BI are greater than or equal to or 0 are considered in this section। मतलब कि जिस भी सब्जेक्टिव कांस्टेंट में अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा, हालांकि एक तो इनइक्वलिटी हो गई कौन सी, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, और एक हो गई आपकी जो इक्वल टू वाली इक्वेशन में। तो अगर इस तरह के इक्वेशंस होंगे वहां पर हम लोग बिगम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू वाला है, अगर सारे के सारे कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू हैं तो वहां पर हम बिगम मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर सिंप्लेक्स मेथड से हम सॉल्व उसको कर सकते हैं। देखिए आगे, इन सच केस बेसिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज एन आइडेंटिफाइड मैट्रिक्स इन द स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। देखिए कि जिसमें कांस्टेंट्स किस तरह के हों, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू साइन के, तो इस केस में हम जो है जो आइडेंटिफाई मैट्रिक्स है वो नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम सिंप्लेक्स टेबल में करते हैं ऐसे नहीं कर पाएंगे। सो देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ वेरिएबल कॉल्ड द आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इस तरह की कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें एक नया वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। These variables are fictitious, ये काल्पनिक होते हैं। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं वो काल्पनिक होते हैं एंड कैन नॉट बी एनी फिजिकल मीनिंग, और उनका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो जो पहले मैंने इसका एक लेक्चर बताया था तो उसमें बताया था कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं वो आपके केवल कैलकुलेशन में काम आते हैं, केवल कैलकुलेशन में काम आते हैं, लेकिन जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, हम उनको हटा देते हैं। ठीक, तो वही चीज अब हमें यहाँ पर करना है कि हमें पास क्या है, हमारे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन है, सो द आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक इज मेयरली ए डिवाइस टू गेट द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इससे क्या है, हम बेसिक स्टार्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन जो शुरू में होता है वो निकाल लेते हैं। कैसे, सो दैट सिंप्लेक्स प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड एज यूजुअल until the optimal solution is adopted। मतलब कि आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके स्टार्टिंग में ही जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है उसको निकालने के लिए काम आता है, जो कि बाद में आपका सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जब हम इससे क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या है, सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने का हमारे पास एक बेस बन जाएगा। ठीक, तो हमारा जो इस तरह के न्यूमेरिकल होंगे, इस तरह के मतलब जिस सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और इसके साथ ही इक्वल टू वाला साइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू वाला साइन, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल। और जहां पर इस तरह की सिचुएशन होगी हम उसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, हम उसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक होगा आपका कौन सा, बिगम मेथड, और एक है आपका टू फेज मेथड। एक है आपका बिगम मेथड या इसी को बोलते हैं पेनाल्टी मेथड या मेथड ऑफ पेनाल्टीज, और दूसरा है टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में है बिगम मेथड, टू फेज सिंप्लेक्स मेथड आपका नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे द बिगम मेथड और इसी को बोलते हैं पेनाल्टी मेथड। ठीक, तो इसके एल्गोरिथम क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जैसे हम लोग पहले इसके सॉल्व कर चुके हैं तो उसका न्यूमेरिकल हम पहले एल्गोरिथम सॉल्व कर लें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सॉल्विंग एन LPP यूजिंग द बिगम मेथड। क्या, सबसे पहले एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
आपके सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स, उसमें से आपको देखना है मिनिमाइजेशन का केस है, अगर मिनिमाइजेशन का केस हो तो उसको मैक्सिमाइजेशन केस में कन्वर्ट करना। अगर आपके सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट में कोई भी बी आई की वैल्यू नेगेटिव दी है, अगर कोई भी बी आई की वैल्यू नेगेटिव दी है तो आपको उसमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये सारा सब कुछ आपको देखना है, ठीक। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि दूसरा स्टेप क्या कहता है। दूसरे स्टेप में एड नॉन नेगेटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशंस corresponding to the constants of the type greater than equal to or equal to. However, addition of these artificial variables causes violation of the corresponding constants. Therefore, we would like to get rid of these variables and would not allow them to appear in the final solution. This is achieved by assigning a large penalty, that is minus m for maximization and m for minimization इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो, कहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि नॉन नेगेटिव होगा, ठीक। हाँ, एक चीज और, हम इसको जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो दीज आर्टिफिशियल वेरिएबल कॉजेज वायलेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट। ये क्या करते हैं, वायलेशन क्रिएट करते हैं। वायलेशन क्रिएट करते हैं मतलब कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो देयरफॉर, इसलिए हमें इनसे छुटकारा पाना होगा। हमें इनसे छुटकारा पाना होगा कब, हमें अपने फाइनल सॉल्यूशन से पहले ही इनसे हम छुटकारा पा लेंगे। जब हम फाइनल सॉल्यूशन में पहुंचने वाले होंगे उससे पहले ही हम ये सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हटा देंगे। ये कैसे हम करेंगे, दिस इज अचीव्ड बाय असाइनिंग ए वेरी लार्ज पेनाल्टी। हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी पेनाल्टी, क्या, या तो माइनस एम या फिर प्लस एम। अगर मैक्सिमाइजेशन का केस होगा तो माइनस एम, और अगर मिनिमाइजेशन का केस होगा तो प्लस एम हम इंट्रोड्यूस करेंगे। याद रखिएगा, माइनस एम इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड प्लस एम इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन। किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का केस है तो क्या करेंगे, माइनस एम ऐड कर देंगे, और अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो उसमें हम प्लस एम ऐड कर देंगे। नाउ अब सॉल्व द मॉडिफाइड एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड अंटिल एनी वन ऑफ द थ्री केस में अराइज। अब हमारे पास जो एलपीपी बनी है उसको हमें सॉल्व करना है सिंपलेक्स मेथड से। हमारे पास जो एलपीपी बनी है उसको हम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। कब तक, जब तक कि इनमें से कोई एक केस नहीं आ जाता, जब तक कि इनमें से कोई एक केस नहीं आ जाता। कौन सा, इफ नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द बेसिस एंड द ऑप्टिमलिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन द करंट सॉल्यूशन इज एन ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। मतलब कि जब तक कि उनमें से आर्टिफिशियल वेरिएबल्स उसमें से नहीं खत्म हो जाते। इफ नो आर्टिफिशियल अपीयर्स इन द बेसिस एंड द ऑप्टिमलिटी कंडीशन, जो हमारे पास ऑप्टिमलिटी की कंडीशन है और उसमें हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स अगर नहीं होते हैं तो हमारा जो करंट सॉल्यूशन है वो कहलाएगा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जो हमारा बेसिस है उसमें अगर हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स खत्म हो जाते हैं तो वो हमारा होगा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या है, if at least one artificial variable in the basis at 0 level and the optimal condition is satisfied। अब मान लीजिए कि अगर उनमें कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल रहता है, किस लेवल पर, 0 लेवल पर, मतलब कि वो ऐसा हो कि उसका लेवल 0 हो, एंड द ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और अगर ऑप्टिमल कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, मतलब कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। हमारा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। लेकिन ये कंडीशन होगी किसकी, ये कंडीशन होगी हमारी डीजेनरेसी की। ये कंडीशन होगी हमारी डीजेनरेसी की। इफ at least one artificial variables appears in the basis at positive level and optimality condition is satisfied। अब मान लीजिए अभी तक तो वो क्या था, 0 था। एक कंडीशन थी जब आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल्स नहीं था,
एक कंडीशन है जिसमें आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 लेवल पर है। अब अगर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल पॉजिटिव लेवल पर है एंड द ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और आपकी ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि उसमें आपका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। एंड द सॉल्यूशन सेटिस्फाई द कांस्टेंट बट डज नॉट ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब कि वो आपका कांस्टेंट तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंस इट कंटेन्स ए वेरी फ्रेश पेनाल्टी, वेरी लार्ज पेनाल्टी। अब चूंकि उसमें पेनाल्टी ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, वो ऑप्टिमल नहीं होगा। और जो ये होता है एंड इट इज कॉल्ड स्यूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये आपको कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है व्हाट इज स्यूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कि जब उसमें आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पॉजिटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल हो, आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो वो आपका कहलाएगा सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन कैसे बनेगा, द सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कॉल्ड देयर इज नो आर्टिफिशियल वेरिएबल, there is one artificial variable with 0 level, there is one artificial variable with negative value, there is one artificial variable with positive value। तो अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि जब आपका पॉजिटिव वैल्यू हो, देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल की अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तब वो आपका सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखें अगला स्टेप। नाउ हम इसके बाद जो स्टेप आएगा उसमें क्या है, जब हम ये सब चीजें चेक कर लेंगे तो अब हमको सीधा सिंपली जो सिंप्लेक्स मेथड के स्टेप्स हैं वो फॉलो कर देना है। हमको जो सिंप्लेक्स मेथड के स्टेप्स हैं वो फॉलो कर देना है। ठीक, तो अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं हम बिगम मेथड से। हम एक सिंप्लेक्स मेथड जो है उसको बिगम मेथड से सॉल्व करते हैं। While applying simplex method, whenever an artificial variable happens to leave the basis, we drop that artificial variables and omit all entries corresponding to its column from the simplex table। इसमें क्या करें कि जब आपका कभी अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करेगा, जैसे वहां पर क्या एक लिविंग वेरिएबल होता था और एक एंटरिंग वेरिएबल होता था, तो जो लिविंग वेरिएबल होता था तो उसके करस्पॉन्डिंग हम जो है एंटरिंग वेरिएबल को डाल देते थे। लेकिन यहाँ पर जब आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करेगा तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉप दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल, हम उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को ड्रॉप कर देंगे एंड ओमिट ऑल द एंट्रीज करस्पॉन्डिंग टू इट्स कॉलम, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी, एंट्रीज होंगी, उन सबको हम गायब कर देंगे, हम सबको गायब कर देंगे फ्रॉम द सिंप्लेक्स टेबल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कैसे। हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट इज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का केस है। ठीक, हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, दूसरा है 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यहाँ पर देखिए जो पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है ये वाला, इसमें तो लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है, तो इसमें आपका सीधा सीधा जुड़ेगा क्या, स्लैक वेरिएबल, इसमें जुड़ेगा आपका सीधा सीधा स्लैक वेरिएबल। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें क्या होगा, उसमें है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन, उसमें है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन है तो इसमें आपका जुड़ेगा सरप्लस वेरिएबल, इसमें आपका सरप्लस वेरिएबल। तो सरप्लस वेरिएबल कैसे जोड़ते हैं, S2 माइनस m, S2 माइनस m, ठीक है ना। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल S1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सरप्लस वेरिएबल S2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल A1, ये आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द गिवन LPP कैन बी रिफॉर्मुलेटेड। अब जो आपके ऊपर जो प्रॉब्लम थी वो देखिए कैसी बन जाएगी। पहले जो सब्जेक्ट कांस्टेंट है 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 2, हमने क्योंकि इसमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है,
ठीक। अब दूसरे वाले में देखिए, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहां भी ये वाला सिंबल हो लेस देन इक्वल टू, आप सीधा सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दीजिए। लेकिन जब ये वाला सिंबल आता है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तब आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए जो अगला है उसमें क्या लगा, 3x1 प्लस 4x2 माइनस S2, ये क्या है, जो ये माइनस का S2 है, ये है आपका सरप्लस वेरिएबल, ये है आपका सरप्लस वेरिएबल। और प्लस A1 यहां पर क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये क्या है आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो जब आपका इस तरह का कंडीशन हो ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो आपका के इस तरह से ऐड होगा। अब यहीं पर अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह केवल इक्वल टू होता, तो फिर यहां पर ये S2 नहीं आता। अगर यहां पर केवल इक्वल टू की कंडीशन होती तो यहां पर ये नहीं आता। अगला एक न्यूमेरिकल हम ऐसी से लेंगे जिसमें हम इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू तीनों कंडीशन देंगे। ठीक, तो यहां पर हमने जो सरप्लस वेरिएबल जोड़ा है वो क्या है, -S2 प्लस A1 प्लस A1। अब देखिए, अब जो आगे करते हैं, आगे जो हम कर रहे हैं, हमारे पास क्या, हमें इसको सिंप्लेक्स टेबल से, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। सो द स्टार्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन इज, इसका फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकालेंगे, आप x1 x2 को जीरो कर लीजिए, x1 x2 को जीरो कर लीजिए, तो s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जब यहाँ पर x1 जीरो रखेंगे, x2 जीरो रखेंगे, तो s1 की वैल्यू 2। यहाँ पर आपको तीनों जीरो रखने पड़ेंगे, क्या, x1 x2 और s2, तो आपके a1 की वैल्यू आ जाएगी 12। ऐसा क्यों रखते हैं, आपको शुरू में पता हो, जब मैं ग्राफिकल मेथड पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था मैंने कि आपको एक बार x1 इक्वल टू जीरो रखना है, एक बार x2 इक्वल टू जीरो रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो ओरिजिन में होता है, ओरिजिन उसमें एक पॉइंट होता है जो उसको सेटिस्फाइड करता है। इसी वजह से हम x1 x2 x3 चाहे जो भी हो, एक बार जीरो लेकर के इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं कि नहीं, जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट ये दिए हुए हैं ये। तो एक बार जीरो रख करके देख लें, तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसका मतलब कि हमारे पास वो सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, S1 इक्वल टू 2 रखा और एक S1 इक्वल टू 2 आया और A1 इक्वल टू 12 आया। अब हम देखिए टेबल बना रहे हैं, याद हो अगर तो मैंने जो पहले बताया था, तो देखिएगा सबसे पहले रखना है CJ, ठीक, उसके कॉफिशिएंट कहां से, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है वहां से उसके कॉफिशिएंट रखे जाएंगे। सबसे पहला x1 का कॉफिशिएंट 3, x2 का कॉफिशिएंट 2, s1 का कॉफिशिएंट 0, s2 का कॉफिशिएंट 0, a1 का कॉफिशिएंट, a1 का कॉफिशिएंट है यहां पर देखिए -m। अब ये -m क्यों आया है, -m यहां पर क्या है, अभी देखिए मैंने यहां पर क्या बताया था, ये अभी आपको बताया था कि अगर आपका मैक्सिमाइजेशन का केस हो, मैक्सिमाइजेशन का केस हो, तो आप क्या करेंगे, -m, वेरी लार्ज पेनाल्टी। देखिए, therefore we would like to get rid of these variables and would not allow them to appear in the final solution. This is achieved by assigning a very large penalty. यहाँ पर देखिए -m for maximization and m for minimization in the objective function, in the objective function। तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था z इक्वल टू ये था। अब इसमें हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को एक वेरी लार्ज पेनाल्टी, लार्ज पेनाल्टी क्या है, -m, ये असाइन कर दिया, हमने असाइन कर दिया। तो यहाँ पर a1 का कॉफिशिएंट क्या है, -m। ठीक, अब आगे आते हैं CB क्या है, कॉफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल, कॉफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल। ठीक, अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल था और जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है और जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल है। तो स्लैक वेरिएबल क्या है, हमें रिमूव किसको करना है, एक तो S1 को और एक हमें A1 को, हमें एक A1 को और एक हमें S1 को। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या किया, S1 लिख लिया हमारे पास बेसिक वेरिएबल और A1 रख लिया हमारे पास ये बेसिक वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल। इनके कॉफिशिएंट
ये यहाँ पर जो CB है क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये सोचें कि ये S2 को क्यों नहीं रखा, ये हमारे पास सरप्लस वेरिएबल है, ये हमारे पास सरप्लस वेरिएबल है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है इसको, ए को, हमारा मेन उद्देश्य है ए को हटाना, ठीक। तो अब देखिए हमने यहां पर रखा ए, ठीक। अब हमारे पास इनके कॉफिशिएंट S1 का कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल 0, कहां से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। कॉफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट इज माइनस का m, तो A1 में देखिए हमने ये रखा है -m, ये, ठीक। अब इसके बाद XB क्या है, XB है हमारे जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स में है उसमें रखे राइट हैंड साइड की वैल्यू, या जिसको हम बोलते हैं हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज यहाँ पर कितने हैं, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज यहाँ पर एक में है 2 और एक में है 12। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है 2 और 12, ये सब्जेक्टिव कांस्टेंट में देखिए ये रहा 2 और ये रहा 12, ये हमारे पास हो गए अवेलेबल रिसोर्सेज या वैल्यू ऑफ सब्जेक्टिव कांस्टेंट। अब अगली लाइन से हमें क्या रखना है, सब्जेक्टिव कांस्टेंट के सभी कॉफिशिएंट। हमारे पास जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके सभी के कॉफिशिएंट रखना है। पहले वाले में देखिए x1 का कॉफिशिएंट 2, x2 का कॉफिशिएंट 1, s1 का कॉफिशिएंट 0, s2 है नहीं तो कॉफिशिएंट 0, a1 है नहीं तो कॉफिशिएंट 0। दूसरे वाले में आइए, x1 का कॉफिशिएंट 3, x2 का कॉफिशिएंट 4, s1 है नहीं कॉफिशिएंट 0, s2 का कॉफिशिएंट -1, a1 का कॉफिशिएंट 1। ये हमने क्या किया, टेबल बना लिया, सिंप्लेक्स टेबल हमारे पास। अब ये सिंप्लेक्स टेबल आ गई, ठीक। अब हम क्या करते थे, अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ ZJ, वैल्यू ऑफ ZJ। वैल्यू ऑफ ZJ कैसे निकालते थे, हम निकालते थे जो CB के वैल्यू है और किसमें, जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो इनकी वैल्यू है कॉफिशिएंट्स की, उसका मल्टीप्लीकेशन और उनका सम करके। तो जैसे यहाँ पर कितना आएगा 0 × 2 प्लस -m × 12। ये चीज थोड़ा देखने वाली है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। जो पहली ZJ की वैल्यू है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा, ये जो आते हैं ZJ, जो पहला ZJ आएगा वो आएगा 0 × कितना है 0 × 2, 0 × 2 प्लस फिर कितना है 12 × -m, 12 × ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं -m, ठीक। ये है, तो इसकी पहली Z1 की वैल्यू कितनी आएगी 0 × 2 0 और 12 × -m, तो माइनस का 12m, -12 और m, ये वैल्यू आएगी, ठीक। तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी -12m, इसको विद इन द ब्रैकेट लिख लेते हैं -12 और m। एक इसमें फार्मूले अप्लाई होने लगते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक। ये -12m, यहाँ पर देखिए ये है आपका ZJ की वैल्यू -12m। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 0 × 2 प्लस -m × 3, 0 × 2 तो 0 और -m × 3 तो -3m, तो ये रहा आपका -3m, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर 0 × 1 और 4 × -m तो -4m आ जाएगा, फिर 0 × 1 और 0 × m तो 0 आ जाएगा, 0 × 0 और -1 × -m तो प्लस का m आ जाएगा, फिर 0 × 0 और -m × 1 तो माइनस का m आ जाएगा। ये हमारे पास सारी ZJ की वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास है ZJ की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ। तो देखिए यहां पर ZJ है -3m, CJ कहाँ है, पहला ये रहा, मतलब कि Z1 माइनस C1, तो -3m -3, ये देखिए ये लिखा है -3m -3, ठीक।
अगला -4m -2, ये लिखा है -4m -2। फिर अगला 0 -0, फिर यहाँ पर m -0, फिर -m -m -m, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक, अब देखिए जो अगला है, हमें क्या निकालना है, इसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। देखिए एक है -3m -3, -2m -2, 0m 0। इसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है, ये है आपकी कौन सी, -4m -2। अब हमने इसी को क्यों लिया, हमने इसी को क्यों लिया, क्यों, क्योंकि m की आप कोई भी जैसे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, m की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये क्या है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इसकी आएगी। मान लीजिए हमने यहां पर लिया माइनस का 2, माइनस का हमने 2 लिया, 2 लिया, तो ये कितना 8, और ये हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, ये 10, यहाँ पर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 9, ये हो जाएगा आपका माइनस का 9। तो इस चूंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है, किसकी, 4m वाले की, 4m वाले की। ठीक, हाँ आधा घंटा रखो यार, आधे घंटे बाद करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। अब जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपने पीछे देखा होगा कि जो हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू थी वो हमारे पास क्या होता था, की कॉलम, या उसी को हम बोलते हैं पाइवोट कॉलम। तो अब ये जो इसके सामने का कौन सा वेरिएबल है, x2, ये वाला कॉलम x2 वाला आपका हो जाएगा पाइवोट कॉलम या की कॉलम। ठीक, ये हो गया आपका। तो अब यहां पर जो एंटरिंग वेरिएबल है वो एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, x2, यहां पर एंटरिंग वेरिएबल है x2। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब क्या निकालना है हमें, लीविंग वेरिएबल, हमें निकालना है लीविंग वेरिएबल। तो लीविंग वेरिएबल कैसे निकालेंगे, जो की कॉलम है उससे हमारे पास जो xb की वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे जो xb की वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं, और उसमें से जो मिनिमम रेशियो आता है वो वाला हमारा जो रो होता है कहलाता है की रो या पाइवट रो। तो देखो xb की वैल्यू हमारे पास ये है 2, और की कॉलम क्या है, ये वाला, तो 2/1 2, 12/4 3, मिनिमम रेशियो कौन सा है, ये वाला 2 वाला। ठीक, तो इसके सामने का जो होगा, इसके सामने की जो रो होगी वो होगी हमारे पास की रो, या इसी को बोलते हैं पाइवट रो। और जहां पर की कॉलम और की रो का इंटरसेक्शन होगा वो कौन सा है, यहां पर है आपका ये वाला x2 का, ये जहां पर 1 में सर्किल बना हुआ है। तो ये हो गया आपका की एलिमेंट, ये हो गया आपका की एलिमेंट। तो ये हो गई आपकी इनिशियल टेबल, इतना बन गया। अब क्या करना है, अब आपको आगे सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, जो की एलिमेंट है उससे पूरा डिवाइड कर देना है उस रो को जिसमें की एलिमेंट है, आपको उससे डिवाइड कर देना है। और साथ में जो आपके पास अगली लाइन है, जो अगली लाइन है दैट इज रो 2, जो दूसरी रो है उसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या, ओल्ड एलिमेंट माइनस मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ की एलिमेंट इन की रो एंड एलिमेंट इन की कॉलम, और डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, उससे आपको डिवाइड करके इस नई रो के एलिमेंट को निकाल देना है, किसके, इस वाले के, ये जो आपके ये एलिमेंट है सारे के सारे। ठीक, तो देखिए अब क्योंकि यहाँ पर की एलिमेंट 1 है, तो जब हम पहले वाले में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिएगा x2 वाला था हमारे पास, तो हमारे पास s1 लीविंग वेरिएबल था, जो s1 था लीविंग वेरिएबल था, तो हमने यहाँ पर s1 की जगह रख दिया x2, x2। अब देखिए हमने इस पूरी रो को किससे, की एलिमेंट से डिवाइड किया, 2/1 2/1 1/1 1/1 0/1 और 0/1, ये हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद, क्योंकि हमने 1 से डिवाइड किया
तो वही एलिमेंट रिटर्न होकर के आ जाएंगे। अब हमें जो अगली टेबल है, अगली रो है, उसमें से हमें क्या करना है, उसमें हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ओल्ड एलिमेंट। अब देखिए यहां पर इसको निकालने के लिए ओल्ड एलिमेंट कौन सा है, पहले वाले में 12, तो 12 माइनस एलिमेंट इन की रो एंड इनटू एलिमेंट इन की कॉलम डिवाइडेड बाय आपका क्या, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट तो आपका 1 है, तो यहां पर देखिए 12 माइनस, अब की कॉलम में एलिमेंट कौन सा है इसका, की कॉलम में आपका है इसके करस्पॉन्डिंग 4, ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग 4, इसके करस्पॉन्डिंग आपका की रो में एलिमेंट कौन सा है, आपका की रो में एलिमेंट है यहां पर, की कॉलम में आपका एलिमेंट है 1 और की रो में एलिमेंट है आपका 2, ये रहा आपका 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू, एक मिनट इसको चेक कर लीजिए जरा, की रो आपके पास ये है तो एलिमेंट इन की रो दैट इज 2 इंटू एलिमेंट इन की कॉलम, एलिमेंट इन की कॉलम, तो की कॉलम में एलिमेंट कितना है यहां पर, दैट इज की कॉलम में आपका एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग कितना, की कॉलम कहाँ गया, ये रहा की कॉलम, तो की कॉलम में इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कितना आपका 1 4, ठीक 4, तो 2 इंटू 4 ये वाला आपका इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है की कॉलम में। ओल्ड एलिमेंट 12 माइनस 2 ये की रो में एलिमेंट इंटू इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में एलिमेंट 4 डिवाइडेड बाई 1, तो देखिए यहां पर मैं निकाल रहा हूं 12 माइनस, विदिन द ब्रैकेट हम लिख रहे हैं 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1, तो यहां पर अगली लाइन में आ जाएगा 12 माइनस 8 और इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक, ये आपका आ जाएगा, ये फॉर्मूले लगे हुए हैं तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक, ये आपके आ गए 4, तो यहां पर देखिए अगला जो एलिमेंट आपका रखा होगा 4 है, ये रहा आपका 4। सिमिलरली यही प्रोसीजर हम यहां पर अपनाएंगे। ये जब हम ये निकाल रहे हैं इसके बाद हमें निकालना है अगेन क्या, जेड जे, अब हम फिर से जेड जे निकालेंगे। अब देखिएगा पहले जो आपकी वैल्यूज आ रही थी जेड जे की, अब क्या आ रही हैं, अब हम निकाल रहे हैं जेड जे, तो यहां पर देखिए 2 इंटू क्या 2, यहां पर सी बी इंटू ये 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 प्लस 4 इंटू माइनस एम, 4 इंटू माइनस एम, तो 4 माइनस 4m, 4 इंटू माइनस एम मतलब माइनस का 4m, तो 4 माइनस 4m, ये आ गई आपकी जेड जे की वैल्यू, ठीक। दूसरे नंबर पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस एम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5m आ जाएगा, तो 4 प्लस 5m, फिर यहां से 2 इंटू 1 माइनस एम इंटू 0, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 तो 2 आ जाएगा, फिर यहां से 2 इंटू 1 और यहां से माइनस 4 इंटू माइनस एम, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 4m, 2 प्लस 4m। आगे देखिए 2 इंटू 0 प्लस माइनस m इंटू माइनस एम, फिर 2 इंटू 0 और प्लस माइनस m इंटू 1, इसमें से हम कोई भी एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताने के लिए हम एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये सीजे वाला ले रहे हैं, तो 2 इंटू 2 और 4 इंटू माइनस एम, तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 4 और इंटू
ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं -m, ठीक। ये है आपका पहला एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 प्लस ये 4 इंटू -m, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लेके लेते हैं माइनस का 4m, ये हो गया माइनस का 4m, ठीक। अब हम ये माइनस हटा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4m, ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया है, ये आपका जब 4 माइनस 4m आया है ऐसे ही जब इसके करस्पॉन्डिंग लेंगे तो ये वाली और CB की वैल्यू, फिर इसके करस्पॉन्डिंग x2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू और CB की वैल्यू, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अब हमें क्या निकालना है ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ, मतलब कि अब ZJ की जो भी वैल्यूज आई हैं उसमें हमें CJ को घटाना है। CJ हमारे पास ये है क्या 3 2 0 0 और -m। एक चीज याद रखिए CJ की वैल्यू नहीं बदलती है, CJ की वैल्यू हमेशा वही रहेंगी जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट होते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा वही रहती है, अब ऊपर वही रखा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो 3 2 0 0 -m, तो यहाँ पर वही चीज रखी है 3 2 0 0 -m, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ZJ माइनस CJ निकाल रहे हैं, तो ZJ कितना है 4 प्लस 5m, 4 प्लस 5m माइनस CJ कितना है 3, तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस 5m, 4 प्लस 5m माइनस ZJ माइनस CJ कितना 3, आपके पास ये आया है। तो इस 4 में से ये माइनस वाला 3 चला जाएगा, इस 4 में से ये माइनस वाला 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 1 प्लस 5 और m, ये बचेगा आपका 1 प्लस 5m बचेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 5m प्लस 1, 5m प्लस 1। अगला ZJ देखिए 2 माइनस 2, ZJ की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर CJ की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। फिर अगला देखिए ZJ की वैल्यू 2 प्लस 4m, 2 प्लस 4m माइनस 0, तो सेम रिटर्न होकर के वही आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है 4m प्लस 2, देख तो वही। फिर यहाँ से m माइनस 0, m माइनस 0, तो क्या m रिटर्न होकर के ये आ गया आपका। फिर माइनस m और माइनस माइनस m, ये चीज यहाँ पर देखिए माइनस m और माइनस माइनस m, इस तरह से है माइनस m और फिर माइनस और ब्रैकेट के अंदर फिर रखिए माइनस और m, इस तरह से है ये, ठीक। अब जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस m और माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस m, ठीक। ये है केवल अभी यहाँ पर ये देखते रहिएगा, और मैं इसको कुछ और बाहर लिख देता हूँ, एक सिंबल लगा देता हूँ मान लीजिए, ठीक। ये है आपका, ठीक। तो हमें इसके बाहर क्या चाहिए, हमें इसको ये माइनस माइनस जो ये वाला है जो ब्रैकेट के अंदर माइनस और इसके जो बाहर वाला ब्रैकेट है ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास m इसका माइनस वाला, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का m और प्लस का m, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस का m, ठीक। तो ये माइनस प्लस कट के क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी 0, ये हो जाएगी 0, ठीक। तो इस वजह से हमने जो हमारे पास यहाँ पर आएगा वो अगल जो लास्ट ZJ माइनस CJ की वैल्यू है वो हो गई 0, ये, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सिंस ऑल ZJ माइनस CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ZJ माइनस CJ सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, एंड an artificial variable appears in the basis at positive level, the given LPP does not possess any feasible solution। अब देखिए हमारे पास जो मैंने तीसरी कंडीशन बताई थी क्या, यहाँ पर देखिए इफ, ये मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूं, ये देखिए वो तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, at least one artificial variable appears in the basis at positive level। अब यहाँ पर देखिए m जो है कई m है जो पॉजिटिव लेवल पर है, यहाँ पर देखिए इसमें भी m पॉजिटिव है,
इसमें भी m पॉजिटिव है, इसमें भी m पॉजिटिव है। ठीक, ये सारे m पॉजिटिव हैं। ठीक, नाउ जितने भी ये जेड हैं वैल्यू देखिए 5m+1 ये भी पॉजिटिव, 4m+2 ये भी पॉजिटिव, और ये m तो पॉजिटिव है ही है। इफ एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द बेसिस एट पॉजिटिव लेवल एंड द ऑप्टिमल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखिए ऑप्टिमल कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, क्या कि सभी पॉजिटिव हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए होना चाहिए कि सभी जेड माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये यहाँ पर आ गया है। लेकिन m भी हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ गया है। सो इट मींस देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो जो आपकी प्रॉब्लम है इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लिए द गिवन एलपीपी डज नॉट पॉसेस एनी फिजिबल सॉल्यूशन, एनी फिजिबल सॉल्यूशन इसका नहीं है। बट अब यहां पर देखिए सिंस इट कंटेन्स ए वेरी लार्ज पेनाल्टी m, यहां पर अब देखिए काफी ज्यादा पेनाल्टी लगी हुई है, यहां पर काफी ज्यादा पेनाल्टी, एंड इज कॉल्ड स्यूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या लगे, बट द एलपीपी पॉसेस ए स्यूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये जो हमने सॉल्व किया है इसमें एक स्यूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना होकर के इसका क्या है, सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अगर यही चीज यहां पर ऊपर वाली कंडीशंस होती, इफ एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन द बेसिस एट 0 लेवल, अब यहां पर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं अगर 0 लेवल पर हो जाते हैं, इनमें से कोई भी 0 हो जाता, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो होता लेकिन वो डीजेनरेसी होता है, वो डीजेनरेसी होता। इसका प्रॉपर फिजिबल वो प्रॉपर सॉल्यूशन कब आएगा, जब यहां पर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ना हो। कौन सा कंडीशन सबसे ऊपर देखिए, इफ नो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स अपर इन द बेसिस एंड द ऑप्टिमलिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द करंट सॉल्यूशन इज एन ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अगर ये वाली कंडीशन होती तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता। ठीक, हमारे पास इसमें कंडीशंस कौन सी फॉलो आ रही है, तीसरी वाली, ये तीसरी वाली। ये याद रखिए कि जो बिगम मेथड है, कभी कभी आप ऐसा ना हो कि जो एग्जाम में है आप उसको निकालने के चक्कर में रहें, कहें कि इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, इसमें कोई वैल्यू नहीं निकल रही है। ऐसा नहीं होता, आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि कहीं उसका सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं। वो कौन सी कंडीशन होगी, जब आपके बेसिस, बेसिस क्या होता है, जेड जे माइनस सी जे, मतलब कि आपका नेट इवैल्यूएशन, वहां पर आप चेक कीजिएगा कि क्या आपकी कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसमें आपका m पॉजिटिव आ रहा है और ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कि सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव हो गए और आपकी ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और उसके बाद भी आपका कोई m बचा हुआ है, तो क्या होगा उसमें, फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन ना हो करके वो सूडो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी याद रखिएगा और डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक बिगम मेथड का न्यूमेरिकल। अब कल एक न्यूमेरिकल और करेंगे जिसमें हम तीनों सिंबल लेंगे, जिसमें हम तीनों सिंबल लेंगे, जिसमें से इक्वल टू का भी साइन होगा, लेस देन इक्वल टू का भी साइन होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन होगा। जब तीनों सिंबल होंगे तब फिर हम उसको सॉल्व करेंगे बिगम मेथड से। ठीक, तो ये हो गया आपका बिगम मेथड विद सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो पूछ सकता है। If someone has any queries, you can ask now. एक चीज और, सभी लोग जिन लोगों ने अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखा चैट बॉक्स में, सभी लोग प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन द चैट बॉक्स। सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। आयुष का नाम लिखा। Let us see who has not written their name.
चलिए, तो क्लास पर जिनकी कोई क्वेरी हो वो, और जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा वो लोग पूछ सकते हैं, बाकी लोग जाना है जा सकते हैं।